Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Dewashish अवस्थी. As we are continuing with our economics lecture series, this is lecture number 28. तो आपको याद होगा in the last lecture we have discussed about World Bank. जो आज हम डिस्कस करने वाले वो है IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ठीक है, IMF को डिस्कस करेंगे. और हाँ, थोड़ा सा टॉपिक हम एग्रीकल्चर, जो अगला चैप्टर हमारा होने वाला है, उसको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो एक बात मैं आपको बता दूं, आपको लग रहा हो WTO डिस्कस नहीं किया, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. उसको मैं इसलिए स्टॉप कर रहा हूं क्योंकि पहले मैं एग्रीकल्चर कराना चाहता हूं, उसके बाद ये कनेक्टेड टॉपिक है WTO का, क्योंकि सब्सिडी इशू जो है एग्रीकल्चर का वो WTO में ही डील करेंगे. दैट्स व्हाई वी हैव नॉट स्टार्टेड विद WTO. फर्स्ट ऑफ ऑल विल कंप्लीट एग्रीकल्चर, देन विल मूव टुवर्ड्स WTO. तो चलिए पहले आज का टॉपिक है दैट इज IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उससे स्टार्ट करते हैं. देखिए बहुत स्टैटिक चैप्टर है ये IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसके पॉइंट्स को जरूर नोट डाउन करिए. पहला पॉइंट याद रखिएगा, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है. तो याद रखिएगा इसको बनाया गया था IMF को. इसमें लोन दिए जाते हैं, जिस तरह वर्ल्ड बैंक में लोन दिए जाते हैं वैसे यहां पर भी लोन दिया जाता है. ठीक है, तो इट गिव्स लोन टू मेंबर कंट्रीज. जो भी मेंबर रहेंगे IMF के उसको लोन मिलेगा इन BOP क्राइसिस. ध्यान रखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के टाइम पर आपको लोन दिए जाएंगे. अब आप सोचेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता क्या है, तो बेसिक मैं एक सिंपल सेंस में बता देता हूं BOP क्राइसिस क्या होता है. याद रखिएगा, अगर कोई कंट्री इज अनेबल टू पे द एसेंशियल इंपोर्ट्स, मतलब जो आपका इंपोर्ट आता है उसका आप मनी पे करते हैं, ऑफ कोर्स आप रुपए में तो पे कर नहीं सकते, आपको डॉलर में पे करना पड़ेगा. तो अब मान लीजिए एसेंशियल जो आपके इंपोर्ट्स है उसके लिए भी आपका पैसे नहीं है कि एबल टू पे दैट इंपोर्ट कॉस्ट. ठीक है, आप जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसका कॉस्ट पे नहीं कर पा रहे, इवन एसेंशियल इंपोर्ट्स के भी. तो ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ध्यान रखिएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है. ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, IMF आपको लोन प्रोवाइड करता है. याद रखिएगा, अब वर्ल्ड बैंक का लोन और इसमें लोन में डिफरेंस ये है, याद रखिए वर्ल्ड बैंक के लोन जनरली लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं. ठीक है, 15-20 साल तक के लिए, बट फॉर द IMF दे आर शॉर्ट टर्म लोन्स. ये की पॉइंट है, याद रखिएगा. तो इसका मेन एम क्या है, फॉर द BOP क्राइसिस लोन प्रोवाइड करना, और लोन क्या होंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स होंगे. ठीक है, अब याद रखिए ये कंडीशनल लोन प्रोवाइड करता है. कहने का मतलब जब लोन प्रोवाइड करता है उसके साथ साथ कुछ कंडीशंस भी रखता है. तो अपन डिस्कस करेंगे कि कौन सी वो कंडीशंस होती हैं जो किसी नेशन को माननी पड़ती है IMF की टू टेक द लोन्स. ठीक है, विल डिस्कस. याद रखिएगा इसमें मेंबर्स कितने हैं, इसमें प्रेजेंटली 189 मेंबर्स हैं. ठीक है, अब ये मैंने कुछ 4 ऑब्जेक्टिव लिख रखे हैं IMF के, ये भी इंपॉर्टेंट है. देखिए जनरली लोग जो बताते हैं सिर्फ पहला वाला पॉइंट बता के छोड़ देते हैं, बट मैं आपको डिटेल बता देता हूं 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स जो IMF के और हैं. पहला है सिंगल इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिस्टम. ये चाहता है कि वर्ल्ड में सिंगल इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिस्टम हो. कहने का मतलब आपको पता होगा हम किसी भी कंट्री की GDP के टर्म्स में कभी कंपेयर करते हैं, कभी NNP के टर्म्स में कंपेयर करते हैं, तो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज के हिसाब से कंपेयर करते हैं, कोई एक नहीं है अकाउंटिंग. याद रखिएगा, तो IMF का कहना है कि एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिस्टम एक कॉमन होना चाहिए जिससे हम वर्ल्ड को कंपेयर कर सकें. ठीक है, चाहे वो GDP हो, चाहे वो NDP हो, GVA हो, कुछ भी हो, बट एक होना चाहिए. ये इसका ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकेंड है स्टेबल फॉरेक्स रेट. ध्यान रखिएगा, जैसे $1 60 रुपए के बराबर है फॉर एग्जांपल, तो वो चाहता है जो भी फॉरेक्स एक्सचेंज रेट हो वो स्टेबल हो, मतलब बार बार फ्लक्चुएशंस ना आए. ये IMF का सेकंड ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखिएगा. ठीक है, थर्ड ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करता है. याद रखिएगा, लोन प्रोवाइड कर रहा है तो चाहता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी प्रमोट हो. ठीक है, और फाइनेंशियल कॉपरेशन अमंग द मेंबर कंट्रीज, तो चाहता है कॉपरेशन हो अमंग द मेंबर कंट्रीज. तो ये बेसिक 4 ऑब्जेक्टिव इसके और हैं. याद रखिए, इनको जरूर नोट डाउन करिएगा. आंसर राइटिंग में आप ये ऐसे लिखेंगे 4 पॉइंट्स बना के, तो गेट द मार्क्स. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगर बात करूं मैं डिसीजंस की कि IMF में डिसीजंस कौन लेता है, तो याद रखिएगा इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं. ठीक है, वो डिसीजंस लेते हैं. अब आप सोचेंगे बोर्ड ऑफ गवर्नर इसमें कौन रहता है, तो याद रखिए जितनी भी कंट्रीज मेंबर कंट्रीज हैं उसके जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इस बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर्स रहते हैं. तो जैसे अरुण जेटली हो गए, वो इस बोर्ड ऑफ गवर्नर के एक मेंबर होंगे. तो ये डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है. ठीक है, मीट करती है और डिसीजंस लेती है किसको लोन प्रोवाइड करना है, कैसे प्रोवाइड करना है, दैट वुड बी टेकन बाय बोर्ड ऑफ, ध्यान रखिए, गवर्नर्स. ठीक है, जिस तरह वहां पर याद होगा वर्ल्ड बैंक में मैंने प्रेसिडेंट बताया था, यहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर होता है. और कन्वेंशन जो ये कहता है कि ये मैनेजिंग डायरेक्टली यूरोप का बिलोंग हुआ. किसका होना चाहिए मेंबर, मतलब ये मैनेजिंग डायरेक्टर यूरोप कंट्री का होना चाहिए. ठीक है, जैसे वर्ल्ड बैंक मैंने बताया था कन्वेंशन कहता है कि US का सिटीजन होना चाहिए, वैसे ये कहता है यूरोप का होना चाहिए. तो याद रखिएगा क्रिस्टीन लगार्डे जो है ये राइट नाउ MD है. याद रखिएगा
किसकी, IMF की। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए पॉइंट है। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर की अगर बात करूं तो वॉशिंगटन DC दैट इज USA में ही इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसमें एक खास पॉइंट है, इसमें अल्टरनेट गवर्नर्स भी होते हैं। आप कहेंगे ठीक है बोर्ड ऑफ गवर्नर तो देख लिया, ये अल्टरनेट गवर्नर्स क्या होते हैं, जो भी कंट्री के सेंट्रल बैंक होते हैं जैसे इंडिया का RBI, ठीक है, तो उसके जो गवर्नर्स होते हैं ध्यान रखिएगा वो अल्टरनेट गवर्नर्स कहलाते हैं। तो ध्यान रखिए मीटिंग्स होती हैं तो अल्टरनेट गवर्नर्स भी जाते हैं मीटिंग्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर हम IMF की वोटिंग की बात करें कि इसमें वोटिंग परसेंटेज कैसे प्रपोजल्स एक्सेप्ट होते हैं, तो याद रखिएगा अगर आपको कोई भी प्रपोजल एक्सेप्ट कराना है तो उसमें आपको 85% वोटिंग की जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखिए 85% वोटिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर द अप्रूवल ऑफ प्रपोजल। सो कोई भी प्रपोजल होता है उसमें एटलीस्ट आपको 85% वोटिंग चाहिए। तो आपको लग रहा होगा 189 मेंबर्स हैं, उसका 85% निकाल लेते हैं, उतनी मेंबर कंट्रीज बोलेंगी तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। याद रखिएगा यहाँ पर हर एक मेंबर कंट्रीज को एक वोट नहीं मिलता है, ठीक है। कहने का मतलब देखिए USA की आपको भी पता है इकोनॉमी बड़ी है, वो कंट्रीब्यूट भी बहुत करता है IMF में, ठीक है, तो उसको ज्यादा वोट परसेंटेज दे रखा है, दैट इज 16.5% वोटिंग परसेंटेज किसका है, USA का। इंडिया की बात करें तो इंडिया की है 2.6%। तो देख सकते हैं ये एक तरीके से एक कंट्री को एक वोट नहीं है, तो एक तरीके से नॉट आ इगैलिटेरियन बॉडी, ये इगैलिटेरियन बॉडी नहीं है। क्योंकि WTO को जब अपन पढ़ेंगे ना दैट्स अ इगैलिटेरियन बॉडी, ठीक है। तो इसमें इसीलिए रिफॉर्म्स की बात की जाती है, ठीक है, कि रिफॉर्म्स चाहिए, इगैलिटेरियन बॉडी होनी चाहिए, हर कंट्री को एक वोट होना चाहिए, बट ऐसा IMF में नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा दिस इज द कोर पॉइंट ऑफ IMF। फिर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है IMF की करेंसी क्या है, जैसे इसको कॉमन वर्ड में करेंसी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है तैयार रखिएगा SDR दैट इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स। मैंने लिखा भी करेंसी ऑफ IMF, कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आपके दिमाग में SDR होता क्या है, क्या कोई जैसे डॉलर देखा है आपने, रुपए देखा है, वैसा कुछ होता है क्या? मैं आपको बताऊं एक जनरली एक स्टैम्प पेपर टाइप का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डायग्राम बना रखा है, मान लो इंडिया को चाहिए पैसे उधार चाहिए या लोन चाहिए IMF से, हम IMF के पास गए तो IMF हमको SDR के टर्म्स में लेटर सपोज उसने हमको दे दिया 10,000 करोड़ डॉलर, ठीक है, इसका एक स्टैम्प पेपर में लिख के दे दिया। ध्यान रखिएगा ये 10,000 करोड़ डॉलर रुपए दिए नहीं है उसने एक स्टैम्प पेपर में लिख के दे दिया फॉर एग्जांपल, उसी को अपन SDR कहते हैं, ठीक है। मतलब 10,000 करोड़ डॉलर का इंडिया को मिल गया। अब इंडिया क्या करेगी, मान लीजिए इंडिया को सऊदी अरेबिया से ऑयल मंगाना है, ठीक है, ऑयल मंगाना है। अब ऑयल का जो कॉस्ट है वो है 9,000 करोड़ डॉलर, है ना। अब इंडिया के पास तो रुपए है नहीं, BOP क्राइसिस चल रहे हैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, लेकिन उसने SDR ले आया है कहां से, IMF से। तो वो कह देगा ठीक है मेरे पास 10,000 करोड़ डॉलर है, आपके 9,000 करोड़ डॉलर, आप इसमें से हमको ऑयल दे दीजिए और हमारे पास अब कितना SDR बचेगा, 1,000 करोड़ डॉलर बचेगा। बाकी तो हमने किसको दे दिया, सऊदी को दे दिया, सऊदी अरेबिया को दे दिया। तो ये SDR एक तरीके से इसमें आपका जो एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं आप उनको ले सकें, ठीक है। तो याद रखिएगा SDR क्या होता है, टाइप ऑफ स्टैम्प पेपर, ठीक है, कोई करेंसी नहीं है कि कोई नोट हो आपको मार्केट में चलेगी। याद रखिएगा SDR होता क्या है, ठीक है। चलिए अगर मैंने बोला कंडीशंस, कुछ IMF कंडीशंस रखता है जब भी आपको लोन देता है, जैसे कि कहता है कंट्री अपनी सब्सिडी को रिड्यूस करें, ठीक है, अपने फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करें, ठीक है, डिसकंटिन्यू द वेलफेयर स्कीम्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड, ऐसी वेलफेयर स्कीम जिसका कोई काम ना हो उसको बंद करें, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी को रिड्यूस करें, रिड्यूस ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, ये तो नहीं करना चाहिए वरना IAS की पोस्ट ही नहीं आएगी, ठीक है, मिनिस्टर्स जो इतने सारे मिनिस्टर्स होते हैं उनको कम किया जाए, तो ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा ये कंडीशंस हैं IMF की फॉर गिविंग लोन्स, ठीक है। चलिए जो लास्ट टॉपिक है IMF का वो है SDR, जो मैंने अभी बताया आपको, दैट इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है। ये किस किस करेंसी से मिलके बनाया गया, मतलब एक SDR फॉर एग्जांपल कितने डॉलर के बराबर होगा या कितने, मतलब एक SDR कितने डॉलर के बराबर होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए ध्यान रखिए 5 करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, 5 करेंसीज का। ये प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। पहला है US डॉलर, दूसरा है यूरो, तीसरा है पॉन्ड, फोर्थ है युआन दैट इज चाइनीज करेंसी, येन दैट इज जापानीज करेंसी। इन पांचों का कंसंट्रेशन, ठीक है, अब सबका अलग अलग परसेंटेज है, मतलब US डॉलर का ज्यादा रोल होगा SDR कैलकुलेट करने में। तो फॉर एग्जांपल 30% US डॉलर का है, 20% यूरो का है, पॉन्ड का 10%, ऐसे करके 100% अगर मैं SDR की बात करूं तो इन सब से मिलके बना हुआ है SDR। याद रखिएगा स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये हार्ड करेंसी है, याद रखिएगा। तो ये अभी न्यूज में भी था, पहले 4 थी, अभी लेटेस्टली 5th जुड़ी है। तो कमेंट बॉक्स में बताना आपको इन 5 में से लेटेस्ट कौन सी है जो SDR में ऐड हुई है, ठीक है। तो ये था अपना IMF का टॉपिक। तो IMF का टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया है। अब जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला
वाला वो है, वैसे तो WTO होना था, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बट हम पहले डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर बड़ा टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे, सब्सिडीज इश्यूज देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम देन विल मूव टुवर्ड्स WTO। ठीक है, तो पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट कर देते हैं। तो आज एग्रीकल्चर एक बेसिक लेवल पे स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में एग्रीकल्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी याद रखिएगा एग्रीकल्चर अपन ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा जो अपन इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे वो डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर अपन ज्योग्राफी वाला एग्रीकल्चर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक्स में। पहली बात याद रखिएगा, इंडिया की जो जीडीपी है उसका 14%, ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर के सोर्स से हमको वो इनकम मिलती है। मतलब अगर 100% जीडीपी इंडिया की, तो 14% जीडीपी किसकी वजह से है? एग्रीकल्चर की वजह से। कहीं कहीं बुक में 17% लिखा रहता है, तो लोग सोचते हैं 17% है। वो मैं बता दूं वो 17% और जीवीए है, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड। मैं ऑलरेडी आपको अपने बेसिक लेक्चर में स्टार्टिंग में बता चुका हूं जीवीए क्या होता है। ठीक है, तो 17% से कंफ्यूज ना हो, वो जीवीए के टर्म्स में बताया गया है। ठीक है, दूसरा अगर मैं एक कॉन्सेप्ट रखूं, यूरोप का कॉन्सेप्ट है कि फॉर एग्जांपल 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, आपने सुने भी होंगे। उनका ये कहना है पहले एग्रीकल्चर डेवलप होता है, जब एग्रीकल्चर पीक पे पहुंच जाता है उसके बाद इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, फिर इंडस्ट्रीज जब पीक पे पहुंच जाती हैं देन सर्विसेज सेक्टर डेवलप होता है। तो आप देख रहे हैं उनका ये यूरोप का मॉडल है कि ऐसा होता है, ऐसे सेक्टर में ग्रोथ होती है। ठीक है, बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ना ही ऐसा फॉलो किया जाता है। यूएस में भी ऐसा नहीं है, इंडिया में भी ऐसा नहीं है। मैं इंडिया में बताऊं एग्रीकल्चर डेवलप हुआ और फिर एकदम से ध्यान रखिए जब एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए 1991 में, तो इंडिया का बूस्ट सर्विस सेक्टर में आ गया। ठीक है, तो हमने बीच में एक तरीके से इंडस्ट्री को ही हटा दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसे यूरोप का कहना है ऐसे एक एक करके डेवलप होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा आईएमएफ, मैंने अभी आपको बताया जब 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे तो आईएमएफ से हमने लोन लिया था। उस टाइम पे आईएमएफ की जो कंडीशंस थी उसकी वजह से इंडिया का शिफ्ट एग्रीकल्चर से डायरेक्टली किस पे चला गया? सर्विस सेक्टर पे चला गया। तो इसलिए हमारा सर्विस सेक्टर बूम कर गया था उस टाइम पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये एक सेक्टर है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एलाइड एक्टिविटीज क्या है? जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, याद रखिए ये सब ध्यान रखिए, पशुपालन जिसको अपन कहते हैं, ये सब चीजें किसके अंदर आती हैं? एलाइड एक्टिविटीज के अंदर आती हैं। ठीक है, तो याद रखिए एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ इकोनॉमी। मैं आपको कुछ स्टेजेस बताऊंगा इकोनॉमी में किस तरह चीजें मूव आउट करती हैं। ठीक है, ये एक मेंस पर्पस से भी कह सकते हैं, एक बेसिक क्रोनोलॉजी है इंडिया में जो हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पता होगा, पहले अगर हम बात करें पहले बैकवर्ड सोसाइटी की, जब सोसाइटी डेवलप हुई थी उस टाइम पर सबसे मेन एजेंट की चीजें क्या रहती थी? हंटिंग एंड गैदरिंग। मतलब इकोनॉमी किसके हिसाब से वर्क करती थी? लोग हंट करते थे, ठीक है, और गैदरिंग करते थे, उसकी वजह से इकोनॉमी वर्क करती थी। फिर क्या हुआ? फिर एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। ठीक है, कंट्री में तो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ प्लस हर्डिंग टू एनिमल हस्बेंड्री, मतलब पशुपालन के साथ साथ एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हुआ। याद रखिएगा जो एग्रीकल्चर उस टाइम पे था वो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर था। इट मींस सेल्फ सफिशिएंट, वो सिर्फ अपने खाने के लिए एग्रीकल्चर करते थे। तो पहले हंटिंग गैदरिंग था, वो जब हटा तो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ बट इन अ प्रिमिटिव स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या हुआ? यही एग्रीकल्चर इरिगेटेड एग्रीकल्चर हो गया, मतलब नॉट फॉर सेल्फ सफिशिएंट, दूसरों के लिए उगाना चालू हुआ। मतलब इसमें इरिगेशन फैसिलिटीज हुई, अपन फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं जिसकी वजह से अपन प्रोडक्शन बढ़ाया अपन ने। तो देख सकते हैं एग्रीकल्चर की 3 स्टेज दिख रही है, पहले हंटिंग, फिर एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री एंड थर्ड इरिगेटेड एग्रीकल्चर। उसके बाद क्या हुआ? इंडस्ट्री रिप्लेस एग्रीकल्चर, जो मैंने अभी बताया ना यूरोप का जो मॉडल है कि एग्रीकल्चर को कौन रिप्लेस करेगा? इंडस्ट्रीज रिप्लेस करेंगी। ठीक है, फिर आगे क्या होगा? इकोनॉमी में शिफ्ट क्या होगा कि इंडस्ट्री से अगला सेक्टर जो डेवलप होगा वो होगा सर्विस सेक्टर। बट मैं आपको बता दूं ऐसा इंडिया में बिल्कुल नहीं हुआ है। इंडिया में सीधे एग्रीकल्चर से विल मूव टुवर्ड्स व्हाट? सर्विस सेक्टर। ठीक है, बट ऐसा होता है यूरोप में। ठीक है, तो यूरोप का ये मॉडल है। ठीक है, तो इंडिया में बता दूं अभी राइट नाउ जैसे जीडीपी के टर्म्स मैंने बताया आपको कि एग्रीकल्चर 14% है, वैसे सर्विस सेक्टर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है 67%। तो देख सकते हैं सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी इन इंडिया, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जब सर्विस सेक्टर बूम में होता है तब एग्रीकल्चर डिक्लाइन करने लगता है। ठीक है, और इसमें इवन जीडीपी के टर्म्स पे भी डिक्लाइन करने लगता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी डिक्लाइन करने लगता है। ठीक है, मतलब एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है और ध्यान रखिएगा जीडीपी भी
एग्रीकल्चर की इन टर्म्स ऑफ इंडिया जीडीपी रिड्यूस होती है, ठीक है, बट उसकी वैल्यू रिड्यूस नहीं होती, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट बेस ऑफ द इकोनॉमी, तो उसकी वैल्यू स्टिल इंपॉर्टेंट है, बट ध्यान रखिए एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी टर्म्स में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कम हो जाता है। तो ये कुछ स्टेजेस हैं, ध्यान रखिएगा। यूरोप का जो मॉडल है वो मैंने अभी आपके सामने लिख के दिया है, ठीक है, बट याद रखिएगा इसको अभी आगे डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर जस्ट वी हैव स्टार्टेड, ठीक है, अभी हम ये लेक्चर को कंप्लीट कर रहे हैं, बट अभी एग्रीकल्चर का आगे पार्ट आएंगे, इसमें सब्सिडीज का इशू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, और भी हम बहुत कुछ देखेंगे जो इकोनॉमिक्स के एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है इसको जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, कमेंट करते रहें। देखिए आप कमेंट करेंगे तो हम वीडियोस बनाते रहेंगे, कमेंट बहुत कम करते हैं आप लोग, इसीलिए वीडियोस आप देखिए बीच बीच में हमारा ही मोटिवेशन डाउन हो जाता है और हम उतने वीडियोस नहीं बनाते हैं। तो डू कमेंट ऑन आवर वीडियोस, अगर आप कमेंट करेंगे ऑफ कोर्स वीडियोस आते रहेंगे। और दूसरा, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के, नॉट इवन इकोनॉमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट के आपको अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।